हेलो दोस्तों। लालगंज यूपी के आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक स्मॉल टाउन है। लालगंज चर्चाओं में तब आया जब 2014 लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने नीलम सोनकर को अपना कैंडिडेट बनाया। आइए आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे NH 233 को लालगंज से पास कराया गया और लालगंज क्यों आसपास के गाँवों के लिए एक बहुत ही अहम मार्केट प्लेस है। लालगंज आजमगढ़ और वाराणसी के बीच एक स्मॉल टाउन है जो आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। लालगंज का नाम बाबा लाल खां के नाम पर रखा गया है जो वहाँ के एक पीर थे। 17वीं शताब्दी में जब नवाब आजम ने आजमगढ़ का नाम अपने नाम पर रखा, उसी के आसपास लाल खां बाबा यहाँ रहा करते थे और लोगों का उद्धार किया करते थे। अगर हम लालगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन की बात करें तो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग लालगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी की टोटल पॉपुलेशन 5,81,000 से भी ज़्यादा थी। 1962 में पहली बार लालगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोकसभा का इलेक्शन हुआ और यहाँ से पहली बार विश्राम प्रसाद MP चुने गए जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से थे। कांग्रेस के रामधन ने 1977 में लालगंज लोकसभा सीट को जीता। उसके बाद 1971 और 1977 यानी कि लालगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी रामधन ने 3 बार लगातार जीता। 2014 लोकसभा इलेक्शन जब मोदी जी की लहर चल रही थी तब पहली बार नीलम सोनकर ने बीजेपी के टिकट पे इलेक्शन लड़ा लालगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी से और वो पहली महिला MP बनी लालगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी से। नीलम सोनकर ने लोकसभा इलेक्शन में अपनी कुल संपत्ति 3 करोड़ 38 लाख की बताई थी। नीलम सोनकर के टर्म में लालगंज का कुछ खास विकास नहीं हुआ, लेकिन नीलम सोनकर ने पार्लियामेंट में 2018 में जो मुद्दे उठाए थे वो काफ़ी हद तक सही थे, जैसे लालगंज में रेलवे स्टेशन का होना। मैं लालगंज लोकसभा जिला आजमगढ़ से हूँ। अध्यक्ष जी, मेरा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यहाँ काफ़ी लोग शिक्षा रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी को कहना चाहती हूँ कि बनारस से लालगंज, आजमगढ़, मुबारकपुर, दोहरी घाट होते हुए गोरखपुर के लिए नई रेलवे लाइन की मांग करती हूँ जो हमारे क्षेत्र के लिए विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि 2019 लोकसभा इलेक्शन में नीलम सोनकर हार गईं और BSP की संगीता आज़ाद लालगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी से MP बनी। लालगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुल 5 असेंबली सीट्स आती हैं: अतरौली, निज़ामाबाद, फूलपुर पवई, दिलदारगंज और लालगंज। लालगंज से करंटली समाजवादी पार्टी के बेचई सरोज MLA हैं। लालगंज को अगर हम नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से कंपेयर करें तो लालगंज एक वेल डेवलप्ड टाउन है। यहाँ कपड़े की मार्केट, हार्डवेयर शॉप्स, मोटरसाइकिल सर्विस सेंटर्स हैं। पब्लिक और बच्चों के लिए हिस्टोरिकल पॉन्ड घमिरिया है जिसको परमिला यादव के कार्यकाल में मॉडर्न पार्क में तब्दील कर दिया गया है। लालगंज वाराणसी और लुम्बिनी नेपाल के बीच नेशनल हाईवे 233 पर सिचुएटेड है। नेशनल हाईवे 233 4 लाइनों का हाईवे है जो वाराणसी से शुरू होता है और लालगंज आजमगढ़ होते हुए लुम्बिनी नेपाल तक जाता है। इस हाईवे की टोटल दूरी 288 किलोमीटर की है और इस हाईवे को बनाने में 22,500 करोड़ रुपए का खर्च आया था। दोस्तों, ऑब्वियस है कि हाईवे निकलने की वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ, जैसे लोगों के घर तोड़ दिए गए, बहुत सारे किसानों की ज़मीनें ले ली गई और उनका मुआवजा भी नहीं मिला अभी तक। लेकिन अब जब हाईवे बन गया है तो उससे रोज़गार की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ी है। जैसे हाईवे के किनारे ढाबा, रेस्टोरेंट खुलने की वजह से वहाँ के लोकल लोगों को आसानी से काम मिल जाता है। दोस्तों, लालगंज में बाहर के लोगों ने भी आकर काफ़ी इन्वेस्ट किया है। जैसे डॉक्टर्स ने आकर अपने हॉस्पिटल क्लिनिक्स सेटअप किया है जिससे आसपास के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है। पहले आसपास के लोग गोरखपुर, आजमगढ़ और बनारस जाया करते थे इलाज के लिए, जिसमें उनका काफ़ी खर्च हुआ करता था, लेकिन अब वो लालगंज में पास में ही इलाज करा लेते हैं। हालांकि यहाँ सरकारी हॉस्पिटल भी है जो लोगों को मुफ्त इलाज देता है, लेकिन ये हॉस्पिटल UP सरकार का है तो आप समझ ही सकते हैं कि इलाज कैसा होता होगा। अगर हम लालगंज के सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस की बात करें तो वो भी बाकी सरकारी स्कूल और कॉलेजेस की तरह ही है।
लेकिन क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर लोग बिजनेस करते हैं तो उनके बच्चों के लिए नेशनल लेवल के प्राइवेट स्कूल्स हैं जो क्वालिटी एजुकेशन देते हैं। लालगंज के ज़्यादातर लोकल लोग खेती बाड़ी करते हैं और वो अपनी सब्जियों को गोला मंडी में बेचते हैं, और जो बड़े किसान हैं वो अपनी सब्जियों को हनुमानगढ़ी की बड़ी मंडी में बेचते हैं। दोस्तों, अगर हम लालगंज को बाकी टाउन से कंपेयर करें तो लालगंज वाकई में काफ़ी डेवलप्ड है, बस यहाँ एक रेलवे स्टेशन की ज़रूरत है। 1956 से यहाँ के लोग रेलवे स्टेशन की मांग कर रहे हैं, और लालगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो भी एमपी बनता है वो पार्लियामेंट में जाकर यही मांग करता है कि वाराणसी से लालगंज होते हुए आजमगढ़ के लिए एक ट्रेन हो, लेकिन अभी तक इस पे कोई काम शुरू नहीं हुआ है। दोस्तों, बिजली ना सिर्फ लालगंज बल्कि पूरे यूपी की समस्या है। हर डिस्ट्रिक्ट, चाहे वो टाउन हो या विलेज, हर जगह बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। ना तो यहाँ पर लोगों के घरों में एसी है, ना कूलर है, और ना ही कोई ऐसा इक्विपमेंट है जिससे कि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आए। मोस्टली यहाँ के लोग फ़ैन और पानी पीने के लिए समरसीबल का इस्तेमाल करते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आधे से ज़्यादा दिन तो लाइट आती ही नहीं है, और फिर भी लोगों के घरों में हर महीने 1500 से 2000 का बिल आता है। तो दोस्तों, आप ही बताइए कि ऐसे में यहाँ के लोग कैसे सरवाइव करेंगे। दोस्तों, अगर सरकार को बड़े शहरों में भीड़ को कम करना है तो उसे लालगंज जैसे छोटे शहरों को डेवलप करना होगा, ताकि लालगंज के और उसके आसपास के लोग छोटे शहरों में रहकर काम करें और वो काम की तलाश में बड़े शहरों की तरफ ना जाएं। 2016 में रेलवे ने सर्वे के ऑर्डर दिए थे। उसके बाद से ही लालगंज के लोग ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आने वाले कुछ ही सालों में उनको रेलवे स्टेशन मिल जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो लालगंज और उसके आसपास के लोगों को रोज़गार मिलने की और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। देश और दुनिया के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।